हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन, सजीवों में रेस्पिरेशन। इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोर देन 50 क्वेश्चंस थे जो सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीईटी, आरपीएससी, ईएमओ, आरएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, अग्निवीर, आर्मी आदि सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है? एम्फीसेमा नामक बीमारी का संबंध किससे है? श्वास नलियों से, कंठ से, फेफड़ों से या हृदय से? तो सही उत्तर है एम्फीसेमा नामक बीमारी फेफड़ों की बीमारी है। अधिक धूम्रपान के वजह से एम्फीसेमा नामक बीमारी हो सकती है। तो ये श्वसन तंत्र की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र या श्वसन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। दो कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि कौन से सही है। केवल एक सही है कि दो सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन रंध्रों में विसरित होकर पत्ती की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचती है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि पत्तियों पर उपस्थित छिद्रों को रंध्र कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पत्तियों की जो ऊपरी और निचली सतह है उन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, और रंध्रों के द्वारा इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, और रंध्रों से ही ऑक्सीजन जो है वो विसरित होकर पत्ती की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचती है जब उनमें शोषण होता है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर आपका ये तीसरा वाला कि दोनों एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? फेफड़ों के ऊपर जो आवरण या कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिकॉन्ड्रियम या पेरिटोनियम? तो देखो सही इसका आंसर है प्लूरा। फेफड़ों के ऊपर जो आवरण होता है, जो इनका कवरिंग होती है, उसको हम प्लूरा कहते हैं। तो फेफड़ों के आवरण को हम कहते हैं प्लूरा। पेरिकार्डियम ये हार्ट का आवरण होता है, और पेरिकॉन्ड्रियम ये कॉन्ड्रिया के ऊपर का आवरण है। तो फेफड़ों के ऊपर का आवरण को हम प्लूरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? हमारे फेफड़े अधिकतम कितनी ऑक्सीजन या गैस को धारण कर सकते हैं? 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर? तो अधिकतम कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर के 5 लीटर अधिकतम धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्कर की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्कर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है कि फेफड़ों में या हृदय में या श्वसन नलिका में? तो सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है या श्वसन की जो क्रिया है, तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का जो अपघटन होता है जिससे हमें ऊर्जा की उत्पन्न होती है, तो ग्लूकोज का अपघटन किस तरह से होता है? इसमें दो प्रोसेस है। ये ग्लूकोज का अणु है, और सबसे पहले ये कोशिका द्रव्य के अंदर पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है कोशिका द्रव्य में, और यहाँ पर 2 एटीपी एनर्जी उत्पन्न होती है। फिर पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में अब आगे पायरुविक एसिड से जो एंड प्रोडक्ट हमको मिलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी मिलेंगे। तो 2 चरणों में होती है। पहली चरण का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, और ये कोशिका द्रव्य में होती है, और दूसरी स्टेप का नाम है क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहा जाता है? यानी वह कौन सी क्रिया जो ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में होती है, दोनों का कॉमन स्टेप है? ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन क्रिया, या डाइफ्रोक या वाइटल? सही आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ऑक्सी और अनऑक्सी कोई भी श्वसन है, तो पहली स्टेप जो पहला चरण है वो ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो ये कॉमन स्टेप है दोनों का, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर 2 एटीपी बनते हैं और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने के दौरान वायु मार्ग का सही अनुक्रम कौन है? जब हम सांस लेते हैं तो वायु का प्रवेश किस जो मार्ग है वो क्या है? वायु कैसे ट्रेवल करती है? सबसे पहले नासिका, फिर सूर्यंत्र, फिर ग्रसनी, फिर श्वसनिका और फेफड़े, या नाक का मार्ग और फिर श्वास नली, फिर ग्रसनी, फिर सवर्यंत्र, फिर वायु कोष्ठिका, या तीसरा है सूर्यंत्र, नासिका, ग्रसनी और फिर फेफड़े, या चौथा है कि सबसे पहले नासिका यानी नाक और फिर ग्रसनी, फिर सूर्यंत्र और फिर श्वसनिका, फेफड़े और फिर वायु कोष्ठिका? तो सही आंसर है डी।
सबसे पहले वायु जो है वो नासा छिद्रों से होते हुए नासिका में प्रवेश करती है। वहाँ से जो भोजन और श्वास का जो कॉमन मार्ग है ग्रसनी वहाँ जाती है, फिर लेरिंग्स में स्वरयंत्र में जाती है, वहाँ से श्वसनिका ट्रेकिया में जाती है, और फिर ट्रेकिया दोनों फेफड़ों में एक एक जो है ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, दोनों में ये श्वसनिका ब्रोंकाई दोनों फेफड़ों में एक एक, और फिर लास्ट जो है वो है एल्वियोली जो एंड जो वायु कोशिकाएं होती है गुब्बारे जैसे संरचना बनाती है ये, तो ये वायु कोशिकाएं या एल्वियोली कहलाती है, जिनमें गैसेस से एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजन अंदर ले ली जाएगी रुधिर में और रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायु कोशिकाओं में एल्वियोली में छोड़ दी जाएगी। तो डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन के द्वारा पेशी में उत्पन्न होता है। जब हम हार्डवर्क करते हैं या कई बार ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन लिमिटेड है, बाहर से हमको ऑक्सीजन कम मिल रही है और ज़्यादा पेशियों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो पेशियों में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन के दौरान पेशियों में क्या उत्पन्न होता है? भाई वायवीय श्वसन होगा तो जो ग्लूकोज है इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन अगर अवायवीय श्वसन हुआ हमारी पेशियों में तो क्या उत्पन्न होगा? ऑक्सीजन और जल, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, फॉर्मिक अम्ल और ऊर्जा, या अल्कोहल? सही उत्तर है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। ऊर्जा उत्पन्न होगी 2 ATP एंड अवायवीय श्वसन में केवल, जबकि वायवीय श्वसन में 38 ATP बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है, जिसको छुटकारा पाने के लिए हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए या मसाज करनी चाहिए ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और जो लैक्टिक एसिड बना है वो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए और कंप्लीट इसका ब्रेकडाउन हो जाए। तो सही आंसर है कि अवायवीय श्वसन से हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया के दौरान उसमें ऊर्जा का गठन होता है। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके दौरान उसमें ऊर्जा का गठन होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है? परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन या श्वसन? तो हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करने वाली, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है, श्वसन है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीट श्वसन की क्रिया में कितने ऊर्जा का उत्पादन होता है? जब ऑक्सी श्वसन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो, तब 35, 38 या 2 या 11? सही आंसर है 38 ATP। ऑक्सी श्वसन में जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनते हैं और ये ऑक्सी अनऑक्सी दोनों में होता है, और ये ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में होता है। और सेकंड स्टेप जो है वो क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल केवल ऑक्सी श्वसन में होता है, इसमें 36 ATP बनते हैं। तो 36 और 2 38 ATP ऑक्सी श्वसन बनते हैं। अगर अनऑक्सी श्वसन होगा तो ये स्टेप होगा ही नहीं, यानी ये जो क्रेब साइकिल है वो नहीं होगा, केवल ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनेंगे। तो अवायवीय श्वसन में केवल 2 ATP बनते हैं और वायवीय श्वसन में 38 ATP बनते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? रुधिर के द्वारा, वायु कोशिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा या धमनियों के द्वारा? तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वायु कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिनको एल्वियोली कहते हैं। ये लास्ट स्ट्रक्चर है। तो एल्वियोली में या वायु कोशिकाएं जो होती है, इनसे ऑक्सीजन रुधिर में, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोली में वायु कोशिकाओं में आ जाता है। तो एक्सचेंज जो है गैसों का आदान प्रदान वो वायु कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरितलवक, केंद्रक और कोशिका भित्ति, और जीव द्रव्य एवं तारक का है। तो देखो ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया है, ये जहाँ श्वसन में जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा का शक्तिग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, ये जो पायरुविक अम्ल बना ग्लूकोज से, वे पायरुविक अम्ल अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल की स्टेप से इस पायरुविक अम्ल से 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होगी और लास्ट में एंड प्रोडक्ट हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ऑक्सी श्वसन की क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जंतु में गलफड़े नहीं होते? गलफड़े जलीय जीवों में श्वसन अंग है जो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो जलीय जंतु जिसमें गलफड़े श्वसन अंग नहीं है वो कौन सा है? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश या व्हेल? तो देखो ये सभी जंतु है जो जलीय जंतु है और इनमें सब में गिलफड़े होते हैं एक्सेप्ट ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मेमिलिया वर्ग का सदस्य है और इसमें फोफोस यानी फेफड़े होते हैं मुख्य श्वसन अंग, तो इनमें गिलफड़े नहीं पाए जाते। बाकी ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश इन सब में गलफड़े मुख्य अंग है।
अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? डायफ्राम, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई या एल्वियोली? वह कौन सा भाग है जो गैसों के विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए सतह प्रदान करता है? तो सर सही आंसर है एल्वियोली, वायु कोशिकाएं। इनकी सतह से गैस से जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, या त्वचा के माध्यम से श्वसन, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन? तो देखो, वायु श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, और अवायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? अगर वायवीय श्वसन हो, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन हो, तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और जल, लैक्टिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद होगा अगर वायवीय श्वसन है तो। अगर अवायवीय श्वसन है तो एल्कोहल भी बनता है, और अगर वो मांसपेशियों में हो रहा है तो वहाँ लैक्टिक एसिड भी बनता है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज में बदल जाता है। जब एरोबिक श्वसन हो, वायु श्वसन हो, तो ग्लूकोज किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड शराब और ऊर्जा, या पानी अल्कोहल ऊर्जा, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। निम्न में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? फेफड़ों को कवर करने वाली झिल्ली का नाम क्या है? पक्षमाभि उपकला, डायफ्राम, फुफ्फुसा आवरण, या उरोस्थि? सही आंसर है फुफ्फुसा आवरण। इस झिल्ली के द्वारा फेफड़े जो है ढके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े किस में संलग्न होते हैं, किसके अंदर रहते हैं? पेरिकार्डियम में, या फुफ्फुस में, या पेरिटोनियम में? सही आंसर है फुफ्फुस झिल्ली के अंदर ये संलग्न होते हैं, इसके द्वारा ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो ये परिणाम निम्न में से किसके फलस्वरूप होता है? शारीरिक श्रम करने के बाद पेशियों में दर्द होता है, ऐंठन होती है, तो ये किस वजह से होता है? कि पाइरूवेट में ग्लूकोज का गैर रूपांतरण की वजह से, या लैक्टिक अम्ल में ग्लूकोज का गैर रूपांतरण की वजह से, या पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण की वजह से, या पाइरूवेट का शराब में रूपांतरण की वजह से? तो ये मांसपेशियों में जो ऐंठन है वो अवायवीय शोषण की वजह से हो रहा है, और अवायवीय शोषण में जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है। तो पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण की वजह से मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन होता है, अवायवीय शोषण हो रहा है। यदि फलों के रस में खमीर डाला गया है तो अवायवीय शोषण में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तन किया जाएगा? यानी जब अवायवीय शोषण होगा तो शर्करा का खमीर डालने से शर्करा किस में बदल जाएगी? दुग्ध अम्ल में, फॉर्मिक अम्ल में, अल्कोहल में, या साइट्रिक अम्ल में? सही आंसर है अल्कोहल, किण्वन होता और अल्कोहल उत्पन्न होता है। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रंध्र जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे पौधे क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या खनिज? तो रंध्रों की सहायता से पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान यीस्ट द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब यीस्ट में श्वसन होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन? तो इसको खमीर पैदा करना किण्वन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बेकरी इंडस्ट्री में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से केक, पेस्ट्री बनाने के काम में लाती है, इनको फुलाने के लिए काम में लिया जाता है। पौधों में जल की हानि को क्या कहते हैं? प्रस्वेदन, पौधे संतृप्ति, या हर्बिगेशन, या वाष्पीकरण? तो पौधों से जल की हानि होना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी उपकरण में, क्लोरोप्लास्ट में? सही आंसर है कोशिका द्रव्य में। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस जो कोशिका द्रव्य में होता है। सेकंड स्टेप जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी है? जब ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है, तो कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी यहाँ पर? देखो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण दोनों में कॉमन होती है। इसमें एक भी ऑक्सीजन के अणु की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के ये संपन्न होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता आगे क्रेब्स साइकिल में होगी जब वायु शोषण होगा, तो शून्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर ग्लूकोज अल्कोहल में बदल रहा है तो इसको किण्वन कहेंगे कि शोषण, की पाचन, की प्रकाश संश्लेषण? सही आंसर है फर्मेंटेशन, किण्वन। ग्लूकोज यानी शर्करा का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, फोटो अपघटन, या विद्युत रसायन? तो सही आंसर है ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बनती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में
कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, द्विसैकेराइड है, और ये दो एकल शर्कराएं ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। तो अगर कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा? आइसोमेरेज, इन्वर्टेज, एमाइलेज या माल्टेज? सही आंसर है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए सांस लेते हैं, यानी केंचुओं का रेस्पिरेटरी अंग कौन सा है, श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा से, टांगों से, श्वसन नली से या नाक से? तो केंचुए, इनकी नम त्वचा होती है, त्वचा के द्वारा ये श्वसन करता है और नम मिट्टी में, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो केंचुए सांस त्वचा से लेते हैं। तिल चट्टे एक अंग का प्रयोग करके सांस लेते हैं। जो तिल चट्टे है, इनमें श्वसन अंग कौन सा है? नाक, ट्रेकिया या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ट्रेकिया। इनके अंदर केवल नलियां होती हैं, उन ट्रेकियाज, तो उन ट्रेकिया की ओपनिंग होती है जगह जगह शरीर में, वहाँ से इनमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन ली जाती है। तो तिल चट्टे जो है वो ट्रेकिया के द्वारा श्वास लेते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेता है, यानी जिसमें श्वसन अंग त्वचा भी है और साथ में फेफड़े भी है? मछली, गलफड़े होते हैं। केंचुआ केवल त्वचा होती है। तिल चट्टा, इसमें ट्रेकिया होती है। मेंढक में इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, तो स्किन से भी ये ले सकता है श्वास, और साथ साथ में इसके अंदर लंग्स भी होते हैं, जिसको बुक लंग्स कहते हैं, यानी पुस्तक के फुफ्फुस कहते हैं बुक लंग्स, तो उनसे भी ये श्वसन कर सकता है। तो सही आंसर है मेंढक, जो त्वचा और फेफड़ों दोनों से श्वास ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होती है। ए और बी दोनों सही है कि न तो ए सही है और न ही बी सही है? देखो, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, 24 घंटे चलती है, और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय में जो सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तभी होती है। तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित इस्तेमाल किए जाने वाले निम्न तरीके हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को छुटकारा पाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? पहला है रंध्र और लेंटिकल्स के माध्यम से गैस से अपशिष्ट का उत्सर्जन करना। पत्तियां, छाल और फलों को गिराकर जमा किए गए ठोस और तरल अपशिष्ट का उत्सर्जन करना, या गोंद और राल के रूप में अपशिष्ट स्रावित करना। इनमें से कौन सा सही है? कौन से स्टेप है जो वो उत्सर्जन के लिए काम में लेते हैं? पहला और दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला और तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा सभी? सही आंसर है पहला दूसरा तीसरा सभी, ये सारे ठीक है। गैस ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो उनमें अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसका उत्सर्जन वो रंध्र या लेंट्रिकल से करेंगे, और जो भी पत्तियां जो पीली पड़ जाती है या फल जो जब सूख जाते, पक जाते, तो उनमें जो भी अपशिष्ट है वो जमा करके पत्तियों के साथ में, छाल के साथ में या फूलों के साथ में नीचे गिरा दिए जाते हैं। और रेजिन, गोंद, राल, ये सारी चीज़ें जो उनके अपशिष्ट पदार्थ है ही, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? रात में पत्तियों में होने वाला शुद्ध गैस से विनिमय है, ऑक्सीजन भीतर प्रसारित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। रात में पत्तियों में होने वाला शुद्ध गैस से विनिमय, यानी रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो ऑक्सीजन भीतर प्रसारित होगा, श्वसन होगा, तो ऑक्सीजन अंदर ले दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। और दूसरा है कि दिन के समय होने वाला शुद्ध गैस से विनिमय है कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो लोग पौधे जो है बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। और हालांकि श्वसन में इसके विपरीत हो रहा है, लेकिन जितनी श्वसन में वो बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो ट्रांसपिरेशन में, प्रकाश संश्लेषण में बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो ओवरऑल बाहर जो गैस उत्सर्जित हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ऑक्सीजन है, और जो अंदर जो ली जा रही है वो गैस ऑक्सीजन है। तो दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन दर कितनी है? 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, या 72 प्रति मिनट, या 70 से 19 प्रति मिनट? तो ये तो हार्ट बीट है 72 पर मिनट। तो और श्वसन जो स्वस्थ मनुष्य और एडल्ट मनुष्य है उसमें 16 से 18 प्रति मिनट होती है। 16 से 18 बार वो प्रति मिनट सांस लेता है। ये बच्चों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में ज़्यादा हो सकती है, और एजेड में ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मली 12 से 17 प्रति मिनट ये सही है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सदियों में श्वसन पर डिपेंड थे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, वीडियो यहाँ तक देखा तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक पे, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक जय हिंद।